Hello students, welcome again to my channel. In the previous video, we have started a new chapter called Seller Partnership Firm or Conversion into Company. Let's revise its discuss point. So Seller Partnership Firm क्या था? जब पार्टनरशिप फर्म करता है क्या लिमिटेड कंपनी को क्या अपना फर्म या कन्वर्ट कर लेता है किसमें एक लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट कंपनी में, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? सेलर पार्टनरशिप फर्म और कन्वर्जन इनटू कंपनी, राइट। इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे? उसके सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये दोनों चीज़ करने का क्या होता है कि सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो है कि लिमिटेड लायबिलिटीज़, जो पार्टनर्स के लायबिलिटीज़ होते हैं वो क्या हो जाते हैं, यहाँ पे लिमिटेड हो जाते हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी एक हो जाती है कंपनी, इसी कारण से वो लोग क्या करते हैं, सेल करते हैं या तो कन्वर्स कर लेते हैं। रेजिंग कैपिटल को रेज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होता है, लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म अकेले वो नहीं कर पाता था, लेकिन जब वो कंपनी में कन्वर्ट हो जाता है तो क्या होता है, कैपिटल को रेज करने में बहुत उन्हें मदद मिल जाता है। परपेचुअल सक्सेशन मतलब कि इसका जो एग्जिस्टेंस है वो लंबे समय तक रहता है। अगर कोई शेयर होल्डर्स छोड़ के चले जाए या उनकी डेथ हो जाए अनफॉर्चुनेट, तो भी वो असर नहीं होता है कंपनी पे। लेकिन पार्टनरशिप में क्या होता था, पार्टनरशिप में ऐसा होता था अगर किसी का डेथ हो जाता है या कोई नई पार्टनर्स आते हैं तो क्या होता था, फिर से पार्टनरशिप को रिकंस्ट्रक्ट किया जाता था। लेकिन कंपनी के साथ ऐसा नहीं है, इसीलिए क्या है, वो परपेचुअल सक्सेशन एक उसका ऑब्जेक्टिव है। इसी कारण से पार्टनरशिप फर्म को क्या सेल कर दिया जाता है कंपनी को, या तो कन्वर्ट कर लिया जाता है कंपनी में। टैक्स बेनिफिट बहुत ज़्यादा कंपनीज को मिलते हैं, इसी कारण से भी क्या होता है, इसका ये भी ऑब्जेक्टिव होता है सेल करने का और कन्वर्ट करने का। इसमें एक पॉइंट था कि अगर सेल और कन्वर्ट करेंगे तो जो पार्टनरशिप है उसको क्या करेंगे, तो जैसे हम लोग पहले सिंपली डिसोल्यूशन करते थे उसी तरीके से इसमें भी जो भी डिसोल्यूशन का प्रोसेस है उसे क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। उसके बाद हमने पॉइंट डिस्कस किया था क्या, अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स ये सेल और कन्वर्स करने में क्या है, तो सबसे पहले था क्लोजिंग ऑफ बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। पहले तो हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म को क्या करेंगे, क्लोज कर लेंगे। सेकंड क्या है, रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी और न्यू कंपनी। जब हम पार्टनरशिप फॉर्म को बंद कर रहे हैं उसका हम लोगों को क्या कर लेना है, उसका ट्रीटमेंट कर लेना है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। फिर रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी, अब जो परचेजिंग कंपनी और न्यू कंपनी है उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में भी तो सब कुछ लिखा आएगा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हम लोगों ने देखे थे। सबसे पहले क्या था, टेकिंग ओवर ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब मान लेते हैं कि सेल कर रहा है पार्टनरशिप फर्म को, सेल और पार्टनरशिप फर्म हो रहा, तो जो भी एसेट्स होंगे वो क्या और लायबिलिटीज़ होंगे उसे तो बेचा जाएगा। और ज़्यादातर होता है कि जो परचेजिंग कंपनी है वो खरीदते हैं, कुछ पार्ट्स एसेट्स का वो खरीद सकते हैं, या तो पूरी तरह भी वो एसेट्स को खरीद सकते हैं या कुछ पार्ट्स भी खरीद सकते हैं। लायबिलिटीज़ में भी यही होता है कि वो चाहेंगे तो कुछ लायबिलिटीज़ को पे ऑफ करेंगे और कुछ को नहीं करेंगे। तो जो नहीं होता है लायबिलिटीज़ पे ऑफ वो क्या करेगी, जो डिसॉल्विंग फर्म होगी वो रियलाइज कर देगी, और जो एसेट नहीं लिया जाएगा परचेजिंग कंपनी पे वो क्या करेगी, उसे भी वही रियलाइज करके सोल्ड आउट कर देगी। उसके बाद होगा क्या, परचेज कंसिडरेशन। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और जब भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो परचेज कंसिडरेशन हमें मिलेगा ही। तो ये क्या होता है परचेज कंसिडरेशन, तो अमाउंट पेड बाय द परचेजिंग कंपनी, वो अमाउंट जो परचेजिंग कंपनी देती है किसे, वेंडर फर्म को, डिसॉल्विंग फर्म को। जब हम कुछ खरीदते हैं तो किसी को कुछ पे ऑफ करते हैं, ऐसे तो नहीं खरीदते हैं ना। इसी तरीके से यही है कि परचेजिंग कंपनी क्या करती है, वेंडर फर्म जो डिसॉल्विंग फर्म है उसे क्या करती है, कुछ अमाउंट पेड करती है। जो अमाउंट पेड किया जाता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, परचेज कंसिडरेशन या तो परचेज प्राइस। अभी परचेज प्राइस या परचेज कंसिडरेशन को जो परचेजिंग कंपनी है वो कैसे पे ऑफ करेगी, या तो वो पूरी तरीके से कैश में कर देगी, राइट, या तो कुछ को शेयर्स या डिबेंचर्स में कर देंगी, या तीसरा फॉर्म में भी कर सकते हैं कि पार्शियली वो किस में, कैश में पे ऑफ करेंगे, और जो रिमेनिंग है उसको शेयर में या तो डिबेंचर में किसी कंपनी को, उस कंपनी को वो दे सकते हैं। तो इस तरीके से परचेज कंसिडरेशन हो सकता है। तीसरा पॉइंट है यहाँ पे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर एंड डिवेंचर अमंग पार्टनर्स। जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा शेयर एंड डिवेंचर्स का वो क्या करेंगे, पार्टनर्स अपने एग्रीड रेशियो में कर लेंगे क्या, शेयर। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था। इसके लिए आप लोग इस चीज़ को अच्छे से समझने के लिए सभी को आप पहले वीडियो को भी कंसिडर कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि परचेज कंसिडरेशन जब दिया रहे क्वेश्चन में और जब नहीं दिया रहे तब उसे कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो ये आता है हमारा परचेज कंसिडरेशन को लेके। नॉर्मली परचेज कंसिडरेशन क्वेश्चन में दिया रहता है, यहाँ यही मेंशन है कि नॉर्मली परचेज कंसिडरेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन। इफ इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन देयर आर टू मेथड्स टू फाइंडिंग आउट परचेज कंसिडरेशन।
जो भी परचेजिंग कंपनी जो पे ऑफ करती है अमाउंट किसको, डिजॉल्विंग फर्म को या तो वेंडर फर्म को, अगर वो उस चीज़ का क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि हाँ इस फर्म को लेने के लिए परचेजिंग कंपनी जो है कितना 1 लाख रुपया कैश में या 1 लाख रुपीज़ क्या हुआ शेयर में दिया गया, अगर क्वेश्चन में दिया रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब नहीं दिया रहता है तो दो मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले नेट पेमेंट मेथड से, और दूसरा मेथड है वो क्या है, नेट एसेट मेथड से। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं नेट पेमेंट मेथड क्या होता है। तो नेट पेमेंट मेथड कहता है, अंडर दिस मेथड परचेज कंसिडरेशन इज कैलकुलेटेड by adding all the payments made by the purchasing company in the form of cash, share or debenture for taking over the assets and liabilities to the vendor firm। इसका क्या है, सिंपल हम लोग समझ सकते हैं कि परचेज कंसिडरेशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जो भी पेमेंट मेड करती है क्या परचेजिंग कंपनी, खरीदने के लिए जो भी पेमेंट देती है क्या परचेजिंग कंपनी किसे, डिजॉल्विंग फॉर्म को। वो 3 फॉर्म में दे सकती थी, कैश में, शेयर में और डिवेंचर में। तो जो भी फॉर टेकिंग ओवर एसेट्स एंड लायबिलिटी, जो भी क्या करते हैं एसेट और लायबिलिटीज़ को लेने के लिए जो कैश में, शेयर में और डिवेंचर्स में जो पे ऑफ होता है, तो उसे हम लोग क्या नेट पेमेंट मेथड में कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसका कैलकुलेशन क्या आ जाएगा, या तो वो सबसे पहले हो जाएगा एग्रीड और इशू प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इशू प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर क्या है, कितना इक्विटी शेयर दिया है उसे हम लोग यहाँ पे ऐड ऑन करेंगे। फिर उसमें क्या ऐड हो जाएगा, अगर प्रेफरेंस शेयर में दिया हो उसने तो उसे भी ऐड कर लेंगे। इशू प्राइस ऑफ डिवेंचर, अगर डिवेंचर्स में उसने उसे क्या किया परचेज कंसिडरेशन को दिया तो उसे भी ऐड कर लेंगे। अगर कैश में पे किया तो जो भी फॉर्म में वो पे करता है उस सभी को हम लोग क्या कर लेते हैं, जब ऐड कर लेते हैं तो क्या निकल जाता है, परचेज कंसिडरेशन। क्वेश्चन में मेंशन है अगर अमाउंट, नो प्रॉब्लम। अगर उसने इक्विटी में, प्रेफरेंस शेयर में या तो डिवेंचर में या तो कैश में, अगर ये तीनों फॉर्म में दिया गया तो जो भी अमाउंट उसने पे ऑफ किया उसे क्या कर लेंगे हम लोग, टोटली ऐड कर लेंगे। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, परचेज कंसिडरेशन आ जाएगा। फिर दूसरा क्या मेथड है, नेट एसेट मेथड। ये तो था कि क्या जब वो उन्होंने इक्विटी शेयर में, प्रेफरेंस शेयर में या तो डिवेंचर, ये सभी चीज़ों में दिया हो तो नेट पेमेंट मेथड हम लोग निकाल लेंगे, परचेज कंसिडरेशन टोटल कैलकुलेट करके ले आएंगे। फिर लेकिन नेट एसेट मेथड क्या कहता है कि इस मेथड में परचेज कंसिडरेशन को क्या इक्वल किया जाता है, किसके अनुसार, नेट एसेट ऑफ द वेंडर। इसमें माना जाता है कि जो परचेज कंसिडरेशन है वो क्या है, इक्वल है किसके, नेट एसेट ऑफ द वेंडर के। इसमें परचेज कंसिडरेशन को कैलकुलेट करने के लिए क्या किया जाता है, परचेज कंसिडरेशन इक्वल टू एग्रीड वैल्यू ऑफ एसेट टेकन बाय परचेजिंग कंपनी। वही एसेट को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जो परचेजिंग कंपनी क्या करती है, एग्री करती है लेने के लिए। मान लेते हैं कि एक बैलेंस शीट है डिजॉल्विंग फर्म का, उसमें बहुत सारे एसेट्स हैं, प्लांट है, मशीनरी है, डेटर्स हैं, बिल्स रिसीवेबल हैं, लैंड एंड बिल्डिंग है, ये सभी हैं। और अगर जो परचेजिंग कंपनी है वो कहती है कि हम लैंड और बिल्डिंग नहीं लेंगे, बाकी जो एसेट्स है वो हम ले लेंगे आपका खरीदने के टाइम में, कि ये सब हमको आप दे दीजिए, बाकी क्या होता है हम लैंड और बिल्डिंग नहीं लेंगे। तो जब हम लोग नेट एसेट मेथड लगाएंगे क्या परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करने के लिए, तो वो लैंड और बिल्डिंग को नहीं लिखेंगे क्योंकि उन्होंने वो लिया ही नहीं। तो वही है यहाँ पे क्या कि एग्रीड वैल्यू ऑफ एसेट टेकन बाय परचेजिंग कंपनी, वही एसेट लिया यहाँ पे हम लोग कंसिडर करेंगे जो वो एग्री होता है लेने के लिए, उसमें से माइनस कर देना होगा क्या, अब एसेट लिया उन्होंने और कुछ क्या होता है लायबिलिटीज, एग्रीड वैल्यूज ऑफ लायबिलिटीज, कुछ क्या होते हैं लायबिलिटीज वो पे ऑफ करने के लिए तैयार होता है। उसी तरह मान लेते हैं वो क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, लोन है, अगर ये सभी चीज़ें वो ले रहा है उसमें से वो परचेजिंग कंपनी कह रहा है कि हम लोन नहीं पे करेंगे, तो क्या क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल यही दो लायबिलिटीज़ वो ले रहे हैं, तो यहाँ वही एग्रीड एसेट से क्या माइनस होगा, वही एग्रीड लायबिलिटीज़, वो क्रेडिटर और बिल्स पेबल। तो यही है हमारा क्या नेट एसेट मेथड, जिससे हमें क्या करना है कैलकुलेट परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन में यही होगा कि अगर इशू ऑफ इक्विटी शेयर में उन्होंने नहीं दिया, प्रेफरेंस शेयर में नहीं दिया, डिवेंचर में नहीं, लेकिन उन्होंने कुछ एसेट्स और लायबिलिटीज़ पे ऑफ किया है, तो उसी तरीके से हम लोग नेट एसेट मेथड लगा लेंगे और हमें क्या पता चल जाएगा, परचेज कंसिडरेशन। वही यहाँ पे मेंशन इस पॉइंट में क्या है कि द एसेट टेकन ओवर बाय द परचेजिंग कंपनी आर रिकॉर्डेड एट द एग्रीड प्राइस। जो वो लोग लेंगे परचेजिंग कंपनी उसी अमाउंट में हम लोग एग्री करेंगे, क्या उसी अमाउंट में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे वो एग्रीड प्राइस, क्या कैलकुलेट करने के लिए, नेट एसेट मेथड को से परचेज कंसिडरेशन को कैलकुलेट करने के लिए। और फिर ओनली दोज लायबिलिटीज विच आर टेकन बाय द कंपनी,
जो भी लाइबिलिटीज़ टेकन किया जाएगा क्या कंपनी के द्वारा, उसे ही हम लोग क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट भी करेंगे फ्रॉम द एसेट ऑफ द कंपनी, जो एसेट उन्होंने लिया है उससे। तो ये था परचेज कंसिडरेशन से। जब क्वेश्चन में परचेज कंसिडरेशन रहेगा दिया हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग उसे ही मानेंगे। नहीं दिया रहेगा तो नेट पेमेंट मेथड और नेट एसेट मेथड को ध्यान रखते हुए क्वेश्चन में क्या कह रहा है उससे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो ये होगा जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे किससे रिलेटेड, परचेज कंसिडरेशन से रिलेटेड। अब हमारे पास क्या आता है, अब ये सभी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स तो हो जाते हैं, अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज भी अब होंगे। अब जर्नल एंट्री किन के बुक में होगा, दो पार्टी के बुक में होगा। सबसे पहले तो क्या होगा, वो फर्म जो वेंडर फर्म है, जो डिसॉल्विंग फर्म है वो, और परचेजिंग कंपनी है वो, तो ये दोनों के अकाउंट में हम लोग जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म। जो डिसॉल्विंग फर्म होगी वही, जो सेल कर रही होगी जो फर्म, या तो जो कन्वर्ट हो रही होगी वो फर्म। तो जैसे हम लोग ध्यान है कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाते थे पहले, और जैसे उनकी एंट्रीज होती थी सेम वह यहाँ पे भी हम लोग वही एंट्रीज करेंगे क्लोज करने के लिए फर्म को। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हम लोग करते थे, फॉर ट्रांसफ़र ऑफ एसेट टू रियलाइजेशन अकाउंट। जो भी एसेट होता था उसे क्या कर देते थे, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते थे। तो वही यहाँ पे है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करते थे टू इंडिविजुअल एसेट अकाउंट, जो भी एसेट होगा उसे। तो ये हमारा सबसे पहला एंट्री हो जाएगा किसके बुक्स ऑफ अकाउंट में, डिसॉल्विंग वेंडर फर्म, जो फर्म डिसॉल्व हो रही होगी, और जो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज करते टाइम जैसे हम लोग पहले बनाते थे उसी तरीके से यहाँ पे भी हम लोग एंट्रीज को करेंगे। उसके बाद क्या होता था, जब एसेट को रियलाइजेशन में करते थे तो ट्रांसफ़र कर देते किसको, लायबिलिटीज़ को भी। तो यहाँ पे वही एंट्री है, फॉर ट्रांसफ़र ऑफ लायबिलिटीज़ टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो क्या था, लायबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट होता था, जो भी प्रोविज़न है उसे भी हम लोग क्या करते थे, डेबिट करते थे, कहाँ, टू रियलाइजेशन अकाउंट में, राइट। उसके बाद है क्या, फॉर परचेज कंसिडरेशन और परचेज प्राइस बिकमिंग ड्यू। अब ये जो न्यू एंट्री है, क्या एंट्री है, फॉर परचेज कंसिडरेशन और परचेज प्राइस बिकमिंग ड्यू। अब जो परचेजिंग कंपनी है वो क्या होती है कि हम लोग जब सेल ऑफ क्या कर रहे हैं, सेल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म कर रहे हैं या कन्वर्जन कर रहे हैं, उसमें तो परचेज कंसिडरेशन के बारे में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि परचेज कंपनी उसे देती है। तो वही परचेज कंसिडरेशन को हम लोग डिसाइड करने के लिए क्या एंट्री बनाएंगे, परचेज कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये भी कहाँ जाएगा, पहले टू रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। उसके बाद हम लोग जो भी एसेट होगा और जो भी लायबिलिटीज़ होगा उसे भी क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर ये हमारा तीसरा एंट्री बन जाएगा किसका, परचेज कंसिडरेशन, जो परचेज कंपनी को क्या करना होगा, देना होगा डिसॉल्विंग फर्म को। तो परचेज कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। फिर यहाँ पे फोर्थ एंट्री क्या है, फॉर रियलाइजिंग द एसेट नॉट टेकन ओवर बाय कंपनी। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो भी परचेजिंग कंपनी है वो क्या कुछ एसेट्स को लेती हैं, कुछ एसेट्स को नहीं लेती हैं। जो एसेट्स को वो लोग नहीं लेते हैं वो क्या करते हैं, जो डिसॉल्विंग फर्म होता है वो उसे क्या कर देते हैं, रियलाइज़ कर देते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, रियलाइजेशन अकाउंट में उसे बैंक या तो कैश से करना था रियलाइज। तो ये हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक या तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगर उसी टाइप से क्या, फॉर एसेट टेकन ओवर बाय द पार्टनर्स, अगर कोई एसेट पार्टनर लेके जाता है तो जैसे हम लोग एंट्री करते थे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ पे भी हम लोग वही एंट्री करेंगे। फिर यहाँ पे क्या है, फॉर पेइंग लायबिलिटीज नॉट टेकन ओवर बाय द कंपनी। सिक्स एंट्री क्या है, जब लायबिलिटीज़ जो परचेजिंग कंपनी है वो नहीं लेके जाती है तो ये भी लायबिलिटीज़ कौन पे ऑफ करेगी, डिसॉल्विंग फर्म ही पे करेगी। तो ये इसका एंट्री क्या है, फॉर पेइंग लायबिलिटीज नॉट टेकन ओवर बाय द कंपनी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक या तो कैश अकाउंट, क्या पेइंग पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज़। अब क्या करेंगे, लायबिलिटीज़ को पे ऑफ हो जाएगा तो किससे कैसे इसका एंट्री होता था, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक और कैश अकाउंट। यहाँ पे अब एक एंट्री है क्या, किसके लिए, फॉर लायबिलिटीज टेकन ओवर बाय द पार्टनर। जैसे कि एसेट्स पार्टनर्स लेते हैं वैसे क्या करते हैं, लायबिलिटीज़ भी लेते हैं। उसके लिए क्या एंट्री बनती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका नरेशन भी हम लोग लिख लेते हैं क्या, बिंग लायबिलिटीज़ टेकन ओवर बाय पार्टनर। जब कोई पार्टनर क्या करता है, कोई लायबिलिटीज़ को टेकन ओवर करता है तो इसके लिए हमें ये एंट्री को फॉलो करना है।
ये सभी एंट्रीज हम लोगों ने पहले भी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म जब करते थे उस टाइम भी हम लोग करते थे, उसी तरीके से यहाँ भी करना है। तो ये इजी हो जाता है कि पहले से सॉल्व किया हुआ जो एंट्रीज है वो हमें प्रैक्टिस में, यहाँ पे जो इट्स एंट्री है वो क्या है, फॉर रियलाइजेशन ऑफ डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। डिसोल्यूशन जब होती है तो डिसोल्यूशन का एक्सपेंसेस भी होता था, तो उसके लिए हम लोग क्या एंट्री करते थे जर्नल में, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक से हम लोग क्या करते थे, पे ऑफ कर देते थे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को। उसके बाद क्या होगा, फॉर क्लोजिंग द रियलाइजेशन अकाउंट एंड फाइंडिंग आउट प्रॉफिट एंड लॉस। फॉर क्लोजिंग द रियलाइजेशन अकाउंट, अब जो रियलाइजेशन अकाउंट बनता है तो क्या होता था कि रियलाइजेशन प्रॉफिट और लॉस होता था। अगर प्रॉफिट होगा तो भी कौन लेके जाएंगे, पार्टनर्स लेके जाएंगे, और लॉस होगा तो भी कौन लेके जाएंगे, पार्टनर्स ही लेके जाएंगे। तो इन केस ऑफ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट होगा तब क्या होगा, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ये तो हम लोग को पता है कि जब प्रॉफिट होगा तो कहाँ होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा किससे, टू पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से। अगर लॉस होगा तो पार्टनर ही बियर करेंगे, तो इसका क्या एंट्री हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। राइट, लॉस होगा अगर रियलाइजेशन में तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है, डेबिट करेंगे हम लोग टू रियलाइजेशन अकाउंट। फिर यहाँ पे ये एंट्री है ऑन रिसिप्ट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। सबसे पहले तो परचेज कंसिडरेशन है उसका क्या हुआ था, अमाउंट ड्यू हुआ था जो परचेजिंग कंपनी देगी किसे, डिसॉल्विंग फर्म को, या जो कौन कौन फर्म जो उसे बेच रहा है वो फर्म। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसका एंट्री क्या देखा था, क्या था, परचेज कंपनी अकाउंट, परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या कि परचेज कंसिडरेशन अभी ड्यू है, यहाँ पे वो एंट्री क्या है, ऑन रिसिप्ट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। जब परचेज कंसिडरेशन हमें क्या हो जाती है, रिसीव हो जाती है, जो अमाउंट एग्रीड हुआ है ये दोनों के बीच में, किस वेंडर फर्म में और परचेजिंग कंपनी में, तो उसके बाद क्या 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 में रिसिप्ट हो सकता है। अगर परचेजिंग कंपनी शेयर्स में दे रही है तो शेयर इन परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, अगर डिवेंचर्स में दे रही है तो डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, या तो बैंक और कैश में अगर परचेज कंसिडरेशन को पे किया गया तो बैंक या तो कैश अकाउंट डेबिट टू कहाँ चला, टू क्या होगा, परचेजिंग कंपनी अकाउंट। ये तीनों ही फॉर्म है जिसमें क्या करती है, परचेजिंग कंपनी जो भी परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट देना है उसे पे ऑफ करती है, शेयर में, डिवेंचर में, बैंक या कैश में। बैंक मीन टू से कि चेक में भी दे सकती है और क्या होता है, टोटली कैश में भी दे सकती है। तो ये हम लोग एंट्री कर लेंगे कि ये सभी चीज़ें हमें कहाँ से रिसीव हुआ है, टू परचेजिंग कंपनी अकाउंट, इससे हुआ है। तो ये हम न्यू एक एंट्री है जो इस चैप्टर में हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले एक और एंट्री क्या थी, अब पहले हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो था फॉर परचेज कंसिडरेशन और परचेज प्राइस बिकमिंग ड्यू। इसके लिए हमारा एंट्री बनता है परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। एक ये से हमें अभी कंसिडर करना है इस क्वेश्चन में अच्छे से, सॉरी इस चैप्टर में अच्छे से। फिर ये जो एंट्री है क्या है, ऑन रिसिट ऑफ परचेज कंसिडरेशन, कि शेयर में दे रही है, डिवेंचर में दे रही है, बैंक में दे रही है, तो क्या इसका होगा, डेबिट टू परचेजिंग कंपनी अकाउंट। ये हमारा क्या 10th एंट्री। उसके बाद एंट्री आ जाती है किसकी, हम लोगों ने अभी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स डिवेंचर्स अमंग पार्टनर्स। ये जो पॉइंट है अभी हम लोग थियोरेटिकल पार्ट में हम लोगों ने अभी इस चीज़ को डिस्कस किया था। तो ये जो अमाउंट है वो क्या करेगी, शेयर और डिवेंचर्स जो होंगे वो कौन करेंगे, पार्टनर्स ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर में क्या हो जाए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी अकाउंट। ये शेयर्स उन्हें कहाँ रिसीव हो रही है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को शेयर कहाँ मिल रहा है, तो परचेजिंग कंपनी में मिल रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी अकाउंट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है शेयर का सभी पार्टनर्स के बीच में। अगर डिवेंचर्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स इन परचेजिंग कंपनी अकाउंट। अब परचेजिंग कंपनी के जो क्या है डिवेंचर्स है, उसमें पार्टनर्स कैपिटल को क्या मिलता है, डिवेंचर्स मिलता है, तो उनका अकाउंट यहाँ डेबिट हो जाएगा, किसे, टू डिवेंचर्स इन परचेजिंग कंपनी अकाउंट से। उसके बाद हमें क्या लास्ट में होता है, लास्ट में जो भी अमाउंट बचता है वो कहाँ जाता है, कैश में फाइनल पेमेंट के लिए। तो वही है यहाँ, व्हेन ऑल द एबव एडजस्टमेंट आर मेड एंड इफेक्ट रिकॉर्डेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देन द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज पेड ऑफ। जो भी होगा लास्टली में पेड ऑफ करेंगे।
तो क्या हो जाएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। ये किसके लिए है, फाइनल पेमेंट में टू पार्टनर। जब हम लोग फाइनल पेमेंट करते हैं जो भी अमाउंट होता है वो कहाँ जाता है, कैश या तो बैंक अकाउंट में उनके फाइनल पेमेंट के लिए। तो ये सभी जर्नल एंट्रीज थे वो किसके बुक्स ऑफ अकाउंट में थे, डिसॉल्विंग फर्म, जो फर्म सेल कर रही है पार्टनरशिप फर्म को अपने, या तो कन्वर्ट कर रही है क्या पार्टनरशिप को अपने। अब होगा यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी। अब ये जो न्यू कंपनी आ रही है परचेजिंग कंपनी, सेल कर रहे हैं किसे, एक नए दूसरे कंपनी को, या कन्वर्ट कर रहे हैं एक किसमें, एक नए कंपनी में, तो उसके अकाउंट में भी हमें जर्नल एंट्री करना होगा। तो इसमें ज़्यादा एंट्री नहीं होता है, इसमें 2 एंट्री मेनली हमें करना होता है। फॉर परचेजिंग द कंपनी ऑफ द फर्म एंड अंडरटेकिंग द लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। जब परचेजिंग कंपनी है वो क्या करती है, अगर वो कोई जो भी एसेट्स लेंगी वो भी अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेगी, और जो भी लायबिलिटीज़ वो पे ऑफ करेगी उसे भी रिकॉर्ड करेगी, राइट। तो जो भी अगर वो कैश लेता है तो डेबिट हो जाएगा, बैंक डेबिट, मान लेते हैं अगर वो सन्ड्री डेटर्स लेता है तो डेबिट, बिल्डिंग लेता है तो डेबिट, मशीनरी तो डेबिट, और गुडविल अगर वो लेता है उसका तो डेबिट। ये क्या है, एसेट्स है जो क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। टू सन्ड्री क्रेडिटर, अब क्या है कि उन्हें पे ऑफ भी तो करना है, तो टू सन्ड्री वेंडर्स अकाउंट, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट, टू बैंक लोन या लोन अकाउंट, टू बिल्स पेबल अकाउंट। ये वही सब सभी हम लोग लायबिलिटीज़ और एसेट को रिकॉर्ड करेंगे जो क्या परचेजिंग कंपनी एग्री करती है क्या लेने के लिए, या तो लायबिलिटीज़ को पे ऑफ करने के लिए। तो किसे पे ऑफ करेगी, टू वेंडर अकाउंट, टू वेंडर फर्म अकाउंट, जो फर्म से वो खरीद रही है उसे। तो ये हमारा क्या था, फॉर ये एंट्री क्या था, फॉर परचेजिंग द बिजनेस ऑफ द फर्म एंड अंडरटेकिंग द लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस बाय परचेजिंग कंपनी। फिर लास्टली क्या था कि वो क्या करते हैं, जब एसेट्स को या लायबिलिटीज को पे ऑफ करते हैं तो परचेज कंसिडरेशन पे करते हैं, किसे, वेंडर फर्म को ही करते हैं। किस किस फॉर्म में करते थे, तो हमें ध्यान पता है कि कैश में करते हैं, शेयर्स में करते हैं, या तो डिवेंचर्स में करते हैं, राइट। अब यही 3 फॉर्म में करते हैं। किसे करेंगे, अब ये करेंगे वेंडर फर्म को, इसी फर्म को देंगे, तो ये फर्म क्या हो जाएगी, वेंडर फर्म अकाउंट डेबिट। तो यहीं पे वो एंट्री है हमारा क्या, फॉर पेमेंट ऑफ परचेज प्राइस। जब परचेज प्राइस को क्या करेगी, वो पे ऑफ करेगी किसे, वेंडर फर्म को, तो वेंडर फर्म अकाउंट डेबिट टू किस में करेगी, शेयर्स में करेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट, और डिवेंचर्स में कर सकती है, बैंक का तो कैश में भी कर सकती है। तो इसका नरेशन हम लोग क्या लिखेंगे, बीइंग पेमेंट ऑफ परचेज प्राइस बाय इशू ऑफ शेयर, डिवेंचर एंड कैश। जो भी परचेज कंसिडरेशन एग्रीड होता है किसमें, या तो शेयर में देने के लिए होता है, डिवेंचर में देने के लिए होता है, या बैंक में देने के लिए होता है। तो परचेजिंग कंपनी हमें मेनली ये दोनों एंट्रीज करनी है। बाकी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया जो एंट्रीज वो किससे रिलेटेड था, जब डिसॉल्विंग फर्म का होगा, जो हम लोगों ने पहले भी रिजोल्यूशन के चैप्टर्स में सॉल्व किए। तो ये जो चैप्टर है उसमें परचेज कंसिडरेशन और परचेजिंग कंपनी में क्या क्या एंट्रीज होगी उसका हमें मेनली ध्यान रखना है। आगे के वीडियोज़ में हम लोग अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे कि कैसे फॉर्म डिसॉल्व होती है, तो परचेज कंसिडरेशन कितना दिया जाता है, कितने चीज़ें शेयर में दिए जाते हैं, डिवेंचर्स में दिए जाते हैं, कितना जो अमाउंट है वो किस में, कैश या तो बैंक में दिया गया परचेजिंग कंपनी के द्वारा किसे, वेंडर फॉर्म को। तो इसी टाइप के सारे हम लोग क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सो स्टे ट्यून टू द चैनल, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।